जैसे ही हम हमारे 20s में पहुंचते हैं और हाथ में थोड़ा बहुत पैसा आने लग जाता है ना, तो सबसे पहले मम्मी पापा से एडवाइस मिलती है, जाओ बेटा फिक्स डिपॉजिट बना लो। मगर आज ये जानते हैं कि फिक्स डिपॉजिट के अलावा भी ऐसे कौन से तरीके हैं जिनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और हमें बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं। हमारे साथ हैं मिस्टर अंकुर वारिको, जो कि है एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर और पब्लिक स्पीकर, एंजल इन्वेस्टर, यूट्यूबर। मैं हूँ अपूर्वा आपके साथ, और इस ऑडियो बुक में इसका नाम है थिंक बियॉन्ड एफटीज में हम जानेंगे अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज जो 2021 के अकॉर्डिंग बिल्कुल सोच समझ कर बनाई गई है। अंकुर सर, सबसे पहले ये बताइए कि एफडीज के अलावा क्या गोल्ड में इन्वेस्ट करना सही चीज़ है, और अगर हाँ तो हम किस तरह से इसे कर सकते हैं। मेरी शादी हुई थी 2007 में। उस पॉइंट पे क्योंकि शादी के दौरान ही सोने की याद आती, कम से कम हमारे परिवार में ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो उसी पॉइंट पे सोना खरीदना था। मुझे याद है हमने 8,000 रुपये तोले का सोना खरीदा था। आज की डेट में सोना 48,000 रुपीज़ का हो चुका है। जब कभी भी कोई इंग्लिश में नंबर्स बोलता है ना, उसका मतलब ये है कि उनको हिंदी में नहीं आता बोल। 48 मतलब 48,000 रुपये का सोना हो चुका है, विच मीन्स 14 साल में सोना 6 गुना बढ़ चुका है। एंड दैट इज अ रिटर्न फॉर अबाउट 14% पर ईयर। आपके प्यारे मम्मी पापा के एफडी से अराउंड 3 गुना ज्यादा। तो सोना इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट एसेट। अब सोना इन्वेस्टमेंट का एक डिवाइस बना भी कैसे? अगर आप इसमें रुचि रखते हैं तो मैं थोड़ा बहुत सोने की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, अदरवाइज यू कैन स्किप टू द नेक्स्ट सेक्शन। तो जब पैसा नहीं आया था ना, जब पेपर पैसा था, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज ट्रेडेड एज पर गोल्ड। तो एक्चुअली जब करेंसी आई थी तो करेंसी की पूरी बुनियाद था दोस्तों सोना थी, विच मेंट कि अगर सरकार आपको 100 रुपये का एक नोट पकड़ाती थी और बोलती थी कि ये कागज के पन्ने को तुम 100 रुपये मान लो, तो इट वॉज ओनली पॉसिबल क्योंकि आपने सरकार को 100 रुपये वर्थ सोना दिया था, और फिर सरकार ने अपने ठप्पे के साथ आपको एक रिसीट दी विच से कि आपने हमारे यहाँ 100 रुपये का सोना जमा किया है, तो ये लीजिए एक नोट 100 रुपये का। अब इस नोट को लेके आप आगे जाकर कुछ खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। आपको वो 100 रुपये का सोना लाद के नहीं जाना नहीं है, उसको छोटे छोटे हिस्से नहीं करने हैं कि भाई 5 रुपये की चाय लेनी है तो मैं 5 रुपये का सोना किसी को काट के दे रहा हूँ, बिकॉज फिजिकली इट्स नॉट पॉसिबल। सो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम दुनिया में जो पूरा पैसा था दैट वाज पेग्ड टू गोल्ड। एक्चुअल गोल्ड रिजर्व्स इन गवर्नमेंट्स व्हिच यूज्ड टू देन ट्रांसलेट इनटू एक्चुअल करेंसी which was floating in the market. तो इसके चलते सोना became a very valuable asset because जो भी कागज के पन्ने थे जिसको हम नोट या रुपए बोलते थे, उसकी बुनियाद थी और वो बुनियाद थी सोना। And that is how gold became a great investment asset. फिर आया स्टॉक मार्केट, जहाँ कंपनीज ने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, कंपनीज ने अपने स्टॉक्स लिस्ट करने शुरू किए, लोगों ने खरीदने बेचने शुरू करे, but it seemed like up in the air. So, अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो जब कभी भी स्टॉक मार्केट नीचे जा रही होती है या डूब रही होती है, नेगेटिव रिटर्न्स दे रही होती है, तो सडनली लोग सोना खरीदना शुरू करते हैं, बिकॉज दे गो बैक टू द थिंकिंग, ओ भाई इसमें तो थोड़ी सी बैट बच रही है, यहाँ तो रिटर्न्स कम जा रहे हैं, सो व्हाट इज द फिजिकल थिंग दैट आई कैन होल्ड ऑन टू दैट विल सेफगार्ड माय इन द स्टॉक मार्केट? गोल्ड. And that's why over several years gold remains a really good investment asset. अगर आप अपने 20s में हैं तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेशन इक्विटी में डालें, लेकिन सोने में भी डालें। जैसे जैसे आप थोड़े बुजुर्ग होते जा रहे हैं या थोड़ा सा सेफ खेलना चाहते हैं, आपका रिस्क प्रोफाइल चेंज हो रहा है, तो यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। द अदर थिंग दैट रियली वर्क्स फॉर गोल्ड इज, कम से कम हिंदुस्तानी कल्चर में गोल्ड की बहुत ज़्यादा अहमियत है, बिकॉज गोल्ड इज नॉट जस्ट लुक्ड एट एज इन्वेस्टमेंट। हम दुनिया का नंबर 1 देश है फ्रॉम अ गोल्ड कंजम्पशन परस्पेक्टिव, लेकिन वो सब कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ नहीं करते। देयर इज अ लॉट मोर यूज ऑफ गोल्ड। गोल्ड को हम अपने बच्चों की शादी में यूज़ करते हैं, गिरवी रखते हैं ताकि हमें उसकी बेसिस पे लोन मिल पाए,
बेच देते हैं कभी भी ज़रूरत हो, ताकि उसकी वजह हमें पैसे मिल पाए। हम अपनी ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड। So there are multiple shapes and form of how gold is used in an Indian setup in the Indian culture. And that is why gold is not just an investment asset, it is also a lifestyle product. And इसके चलते I would strongly recommend कि आपका एक certain percentage based on your age should be devoted towards investing in. अगर आपको ये ऑडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे रेट कर सकते हैं। आपके स्क्रीन के डिटेल सेक्शन में जाकर इसे जरूर रेट करें, ताकि हम ऐसे और कई ऑडियोज आप तक ला पाए। जब गोल्ड इन्वेस्टमेंट की बात हो ही रही है तो अंकुर सर, जनरली फिजिकल गोल्ड ही हमारे घर में हमने देखा हुआ है, जब भी बचपन से सुना है, घर में होता है, लॉकर्स में रखते हैं। तो फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना क्या रेकमेंडेड है या नहीं? फिजिकल गोल्ड में नेचुरली, जैसे मैंने बताया, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम नंबर 1 कि वो फिजिकल है, मतलब एक एक्चुअल फिजिकल प्रोडक्ट है, तो उसको आपको कहीं लेना होगा, कहीं स्टोर करना होगा, तभी लॉकर्स में सोना पड़ा हुआ है, तिजोरियों में सोना पड़ा हुआ है, घर में कहीं सोना पड़ा हुआ है। वो चिंता है कि भाई कहीं खुदा ना खास्ता चोरी हो जाए या कुछ हो जाए, कितनी आप ज्वेलरी बनाएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। देयर इज दिस नेचुरल फिजिकल लिमिटेशन कि आप कितना फिजिकल सोना खरीद सकते हैं। नंबर 2, खरीदने के लिए भी जो छोटे से डेसिमल पॉइंट्स होते हैं वो ज़्यादा लुक्रेटिव नहीं है। आप 10 ग्राम नहीं खरीद सकते, 1 ग्राम खरीद लीजिए। 1 ग्राम से कम बहुत मुश्किल हो जाता है। आपके पास, शायद आप एक स्टूडेंट हैं, सिर्फ 300 या 400 रुपये है। 300-400 रुपये का सोना आपको कोई देने नहीं वाला है, लोग आपको हंस के दुकान से बाहर निकाल देंगे। तो इट इज़ नॉट फीजिबल कि जितना आपका एक्चुअल अमाउंट है उतने का ही आप फिजिकल सोना खरीद सकते हैं। थर्ड, प्योरिटी पे हमेशा ही क्वेश्चन मार्क रहता है। हाँ, हम सबके एक फैमिली ज्वेलर्स हैं, लेकिन सबकी तो नहीं होता है। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट और इफ़ यू जस्ट स्टार्टेड वर्किंग, आप अपने होम सिटी में नहीं हैं, मम्मी पापा को नहीं बोलना है कि मेरे को सोना खरीद के दे दो, क्योंकि वो चिक क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, पीछे पैसा क्यों नहीं डाल रहे हो, all of those things. So you want to do it on your own, लेकिन you don't know who to trust, you don't know whether that gold is pure, तो वो एक डाउट रहेगा। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेट करती है, मेकिंग चार्जेस। हिंदुस्तान में ना गोल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब भी गोल्ड या सोने के बारे में सोचते हैं तो हम सिर्फ ज्वेलरी के बारे में सोचते हैं या बार्स, उसके बीच में तो हम कब सोचते ही नहीं। गोल्ड एक कमोडिटी, एक मेटल है, एंड उसमें आपको मेकिंग चार्जेस नहीं देने चाहिए फॉर यू टू बाय गोल्ड, क्योंकि आप ज्वेलरी नहीं ले रहे हैं, आप एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। And that is why very very important फिजिकल गोल्ड की जो लिमिटेशंस है उसको आप समझें, उसको आप जानें, और उसके चलते आप एक स्मार्ट न्यू एज कंज्यूमर के जैसे अपना माइंडसेट टुवर्ड्स गोल्ड शिफ्ट करें टुवर्ड्स डिजिटल गोल्ड। तो चलिए, अब हम ये तो जान गए हैं कि आपकी अंगूठी, आपका नेकलेस, ये सब इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपकी ज्वेलरी है। तो जब ये पता चल ही गया है तो ये जानते हैं कि डिजिटल गोल्ड बेटर क्यों है देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गोल्ड। डिजिटल गोल्ड इतना एक्साइटिंग क्यों है? क्योंकि व्हाट हैज हैपेंड इज ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स पीपल हैव रियलाइज्ड कि यार सोना तो एक्चुअली फिजिकली ही स्टोर करना है, लेकिन जो खरीद रहा है और अगर वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खरीद रहा है, व्हिच मींस दे डोंट रियली नीड द फिजिकल गोल्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो हम उनको जस्ट लाइक करेंसी नोट, एक नोट क्यों नहीं दे देते और सम सॉर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन क्यों नहीं दे देते हैं कि आपको कितना सोना चाहिए? 1 ग्राम चाहिए, बढ़िया, ये है 1 ग्राम का कॉस्ट, आप हमें वो पैसा दीजिए और हम आपके बिहाफ पे वो गोल्ड सिक्योरली सेफली रिजर्व करेंगे। जब कभी भी आपको वो 1 ग्राम सोना बेचना हो, आप हमें फिर से बताइए, आप इंस्टेंटली उसको बेच पाएंगे एंड यू विल देन हैव योर मनी। इट्स लाइक स्टॉक्स। एक ज़माना था जब भी आप खरीदते थे तो आपको फिजिकली स्टॉक्स मिलते थे। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन स्कैम 1992। अगर आपको याद होगा, हर्षद मेहता और जो उसके भाई था, मैं नाम भूल गया हूँ, पूरी नहीं, बहुत सारे कमरे थे जहाँ स्टॉक के सर्टिफिकेट पड़े रहते थे। दैट्स एक्जैक्टली हाउ इट यूज्ड टू बी, बट आफ्टर द हर्षद मेहता स्कैम एवरीथिंग गॉट डीमटेरियलाइज्ड, एंड दैट इज व्हाई डीमैट अकाउंट।
डीमैट अकाउंट का मतलब क्या है कि आपकी सारी होल्डिंग्स जो है वो अब इलेक्ट्रॉनिक है। सो व्हेन यू बाय अ शेयर ऑफ एनी कंपनी, यू आर नॉट नीडिंग द फिजिकल रिसीट ऑफ दैट स्टॉक। आप डिजिटली उस स्टॉक को खरीद रहे हैं, आपकी डीमैट अकाउंट में वो स्टॉक प्रिजर्व्ड है, और जब कभी भी आप उसको बेचना चाहते हैं आप उसको तुरंत उसी समय बेच सकते हैं, as long as the market is open and there is a buyer. The exact same way is digital gold. Digital gold is not physical gold, it is the digital form of the investment that you're making. अंकुर सर, ये बताइए कि डिजिटल गोल्ड हम खरीद कैसे सकते हैं? व्हाट इज द एक्चुअल प्रोसेस दैट यू कैन बाय इट? उसके लिए my recommendation would be Upstox Gold. It is a great digital platform for you to buy digital gold, and here is why you can consider it. Number one, it's 24/7. इसका मतलब ये है कि आप कभी भी, जब कभी भी बेचना चाहें या खरीदना चाहें, आप अपने सोने को बेच या खरीद सकते हैं। There is no market, ऐसे कुछ शेयर बाजार नहीं खुलती और बंद होती है। It's forever available. Number two, which is the best thing, 24 karat 99.9% purity. प्योरिटी पे क्वेश्चन मार्क नहीं है। यू रेस्ट एश्योर्ड विल नो कि आपको जो सोना मिल रहा है वो एकदम खरा सोना है। इट इज एब्सोल्युटली प्योर। अनदर ग्रेट थिंग, स्पेशली फॉर पीपल हु आर अर्ली इन्वेस्टर्स या यंग इन्वेस्टर्स, आप ₹1 से स्टार्टिंग सोना खरीद सकते हैं। तो आपकी जितनी भी उस समय पे श्रद्धा है, जितनी भी आपकी उस समय पे हैसियत है, आप वो कर सकते हैं। यू कैन सेट अप अ रेगुलर मंथली इन्वेस्टमेंट, जो कि मैं हमेशा प्रपोज करूँगा। हर महीने सेम डेट पर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, बिकॉज देन यू विल हैव द डिसिप्लिन एंड द कंपाउंडिंग कम थ्रू। तो सोने को भी वही लेना है। द गुड थिंग इज कि डिजिटल है, इसको कितना भी काट सकते हैं। कोई भी 1 ग्राम या सिर्फ 1 से 1/10, 1/4, 1/3 ग्राम नहीं है। इट कैन बी एंडलेसली ब्रोकन। आप जितने पैसे देंगे उसी रेट पर आपको उतना सोना मिल जाएगा, because it's digital. It's 100% secure. जो भी आप सोना खरीदेंगे आपके नाम पर वो सोना safely, securely preserve किया जाएगा in a locker that is maintained by a third party, and that is how you know कि वो exactly safe है। Upstox Gold अभी थोड़ी ही दिनों में फिजिकल डिलीवरी ऑफ इट्स गोल्ड भी स्टार्ट करने वाली है, विच मीन्स आपने सोना खरीदा है एंड यू वर डूइंग इट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, लेकिन अब आपको लगता है कि आपकी शादी है या आपके बच्चों की शादी है या आपके भाई बहन की शादी है, व्हाटएवर द रीजन मे बी, और आप उस सोने को फिजिकली नाउ रिसीव करना चाहते हैं। इन दैट केस यू जस्ट हैव टू ऑर्डर एंड दे विल फिजिकली डिलीवर। ये अभी फीचर लाइट नहीं है, लेकिन जल्द ही होने वाला है, which will be a brilliant way for you to actually turn your digital gold into physical gold. And finally, my favorite part, no making charges. वो जो 5-8% हम अपने ज्वेलर को देते हैं और जो वापस बेचते हुए वो कुछ काट लेते हैं क्योंकि ये इम्प्योर है या इसके अंदर पता नहीं कुछ कार्बन डला हुआ है, पता नहीं कितनी चीज़ों पे हमने वापस अपना वो सामना किया है, और हमें लगता था 100 मिलेंगे पर 100 नहीं मिलते थे, 80-85 इतने ही मिलते थे क्योंकि कुछ ना कुछ कटौती होती रहती थी। None of that is there. You are the owner of 99.9% प्योर गोल्ड, और जितना भी आपका वो डिजिटल गोल्ड होगा, जब कभी भी आप बेचना चाहते हैं, जो भी उस समय गोल्ड का दाम होगा आप उस प्राइस पे बेचेंगे, आपको एक्जैक्टली उतना ही अमाउंट मिलेगा और वो अपने बैंक पे आप ट्रांसफर कर सकते हैं। इट्स एज सिंपल एंड एज क्लीन एज दैट। दिस इज जस्ट अ ग्रेट वे फॉर यू टू हैव समथिंग कम इन। द गुड थिंग अबाउट गोल्ड इज कि गोल्ड का दाम बढ़ता रहता है। तो जो मैंने 8,000 रुपये का सोना अपनी शादी में खरीदा था, वो आज 50,000 रुपये का हो चुका है। इसी के चलते जो भी आप आज इन्वेस्टमेंट्स करेंगे वो अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितना भी आपका होराइजन है इन्वेस्टमेंट का, उसमें 5 गुना 6 गुना हो जाएगा, एंड यू विल बी द रिसिपिएंट ऑफ दैट विदाउट नीडिंग टू होल्ड एनी फिजिकल गोल्ड, विदाउट गिविंग एनी मेकिंग चार्जेस, विदाउट हैविंग द डाउट कि ये प्योर है कि नहीं है, सर्टिफाइड है कि नहीं है, इसका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऑल ऑफ दैट is sold through digital gold. Become a smart investor, become a smart citizen, and invest in gold digitally. जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आई है अंकुर सर, आपने बार बार और कई बार इक्विटी में इन्वेस्ट करने का हमेशा रेकमेंड किया है। तो इक्विटी में इन्वेस्ट करने के कौन कौन से अलग तरीके हैं, ये हमें बताइए। सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स होते क्या है, तो जैसे कि मुझे पता है
एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में आप डायरेक्ट स्टॉक्स खरीद सकते हैं, क्योंकि मैं करता हूँ। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपका भी अप्रोच होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक्स सिलेक्ट करने में बहुत माहिर है, हमसे ज्यादा। सो व्हाई डोंट वी गिव देम द फ्लेक्सिबिलिटी एंड द ऑटोनॉमी टू डू दैट फॉर अस। तो वो आपके बिहाफ में एक फंड जमा रहे हैं। एक फंड का एक साइज होगा जो कि काफी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में होता है, डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा म्यूचुअल फंड है। और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स उस फंड की डिविडेंड्स खरीदते हैं। वो फंड मैनेजर जो वो हमारे पैसे को लेकर हमारे लिए इन्वेस्ट करते हैं। They would invest in stocks, they would invest in fixed deposits, they would invest maybe in gold, they would invest in corporate bonds. ये सारी चीजें हैं which is determined by the type of mutual fund. और basically हमें घर बैठे बिना कुछ मेहनत किए हुए उनकी एक्सपर्टीज का फायदा होता है। That is why mutual fund is a way for you to enter the investing. अब म्यूचुअल फंड्स इसके साइड पे होते हैं। राजनीति है सबसे पहला इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। ये वो म्यूचुअल फंड्स होता है जो बोलते हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो हम इसको इक्विटीज यानी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। उसके भी अलग अलग कैटेगरीज। इट कुड बी लार्ज कैप। लार्ज कैप मतलब वो कंपनियां जो बहुत बड़ी है। सो द टॉप 100 कंपनीज आर कॉल्ड लार्ज कैप या लार्ज कैपिटल कंपनी। फिर आता है मिड कैप विच वुड बी 101st से लेके 250th साइज ऑफ द कंपनी। और फिर आता है स्मॉल कैप विच इज 250 से ऊपर मतलब नीचे बेसिकली जाते हुए वो सभी कंपनीज। फिर आते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स। डेट क्या है? इट्स लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट। आपको एक अश्योर्ड इनकम मिलती है क्योंकि रिस्क इसमें कम है, रिटर्न भी कम है। एंड द थर्ड वन व्हिच इज एन ऑब्वियस पार्ट इज एन हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। तो उसमें थोड़ा इक्विटी भी होगा और थोड़ा डेट भी होगा। दिस नेचुरली इज अ बैलेंस्ड फंड। अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते लेकिन एक डेट म्यूचुअल फंड जितना भी नहीं जाना चाहते, then you would have a hybrid mutual fund for your investing. इसी के अंदर टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स भी आती। तो बहुत सारे लोग जो है टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड या LSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम इसमें इन्वेस्ट करते हैं। इसके फायदे ये है कि 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट साल का आपका टैक्स फ्री होता है। दूसरी चीज विच इज इम्पोर्टेंट टू नो इज ये सारे ENSS जो होते हैं इतने दिनों एक पीरियड होता है विच इज अ मिनिमम 3 years। तो आपको 3 साल तक ये पैसा निकालने की इजाजत नहीं है। इसका मतलब ये कि आपको पैसा डालते हैं। हर साल आप पैसा डालना ना चाहें तो प्लीज मत डालिए, लेकिन जो भी आपने पैसा डाला है वो 3 साल से पहले आप वापस नहीं निकाल सकते। तो म्यूचुअल फंड का एक जैसे कंपनी का स्टॉक प्राइस होता है वैसे ही म्यूचुअल फंड का एक NAV या नेट एसेट वैल्यू होता है। थिंक ऑफ इट लाइक अ स्टॉक। ज्यादा डरिएगा क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं। तो आप एक NAV के बेसिस पे उस म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीदें। फॉर एग्जाम्पल अगर NAV 20 रुपए है और आप 100 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप उस म्यूचुअल फंड के एट 20 रुपीज NAV 5 यूनिट्स खरीदेंगे। एंड देन जैसे जैसे ये म्यूचुअल फंड करेगा बेसिस वेयर इट इज इन्वेस्टिंग इट्स मनी, वैसे वैसे ये NAV बढ़ता रहेगा। इसका मतलब ये भी है कि NAV अगर बढ़ रहा है तो घट भी सकता है, स्पेशली व्हेन इट्स इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड, क्योंकि इक्विटी मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट द वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट इज। वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट इज तो उसी के चलते आपका NAV भी बढ़िया नीचे जा सकता है। जैसे कि हमने जाना कि म्यूचुअल फंड बेसिकली हमारे लिए कुछ एक्सपर्ट्स हमारा ही इक्विटी हैंडल करते हैं, तो क्या इस पर अलग से टैक्स लगने वाला होता है या इस पे क्या क्या इम्प्लीकेशंस होता है, बेसिकली ये हम जानते हैं इस पार्ट में। Now when you send to mutual funds, then there are tax implications, and that is the third segment I wanted to touch upon. Tax implications क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिल्कुल अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड या अगर आप हाइब्रिड भी है, it's treated like a capital gain stocks. Capital gain मतलब जो भी आपने मुनाफा या प्रॉफिट कमाया, then you have to pay taxes on that. अगर आप एक साल तक होल्ड करके रखते हैं, which means जो भी आपने चीज खरीदी म्यूचुअल फंड वो अगर आपने एक साल तक नहीं बेची तो it becomes long term capital gain tax. अगर आपने एक साल के अंदर बेच दी it becomes short term capital gain tax. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हिंदुस्तान में अभी
15%, which means अगर आप 100 रुपए का मुनाफा कमाएंगे बीच के बिगड़ ईयर, तो आपको उसका 15% सरकार को एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% है। अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख के अंदर है तो कोई टैक्स नहीं, which is great. So it automatically tells you कि अगर आप एक इक्विटी या एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो 20 की एडवाइस रहेगी कि 1 साल से इनको ना बेचें। फैक्ट ऐसे जैसे 5-7 सालों तक उसको रखे रहे। अगर आप एक म्यूचुअल फंड बेचते हैं then whatever is the capital gain that you've got gets added to income. ऐसे वो आपकी इनकम टैक्स स्लैब के आधार आपको उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। So it is not part of the capital gain short term or long term. It is simply counted as your income from other sources and you pay income tax. कौन से म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा चूज करना चाहिए और कौन सा खरीदना चाहिए, ये हम किस बेसिस पर डिसाइड कर सकते हैं, इस बारे में जानेंगे थोड़ा बहुत अंकुर सर से। जब आप एक म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं तो व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू बेयर इन। सबसे पहले कि वो म्यूचुअल फंड किस कंपनी का है। नंबर 2, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है। हाँ, फाइनेंस में हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस इज एवर एन इंडिकेशन ऑफ द फ्यूचर, लेकिन एक तरीके का आइडिया मिल जाता है कि पिछले 5 साल में, 3 साल में, 1 साल में इस फंड ने कितना रिटर्न जनरेट किया है, बिकॉज दैट इज एसेंशियली व्हाई यू आर पुटिंग इन योर मनी। देन there is the NAV, which I originally told you was called the net asset value, ये स्टॉक प्राइस है। अब इसकी बेसिस पे आप डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि स्टॉक प्राइस के बेसिस पे फॉर इंस्टेंस आप कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते कि स्टॉक खरीदना चाहिए कि नहीं। बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो व्हाट इज द NAV बिकॉज आपका पैसा उसी यूनिट्स में ट्रांसलेट। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो इज कि जो भी आप पैसा देंगे उसका कितना अमाउंट इस फंड को मैनेज करने में जाएगा एज एक्सपेंसेस। दिस इज इम्पोर्टेंट क्योंकि एसेंशियली वो ये बोल रहा है कि अगर हम 100 रुपये दे रहे हैं तो 100 रुपये का पूरा खर्चा सिर्फ आपके इन्वेस्टमेंट में नहीं जाएगा। कुछ परसेंटेज which will be as low as 0.1%, as high as 2.5%, that go towards managing the fund। क्योंकि सैलरियाँ देनी है, लोगों को डिप्लॉय करना है, एनालिस्ट होंगे, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होंगे, पता नहीं फला का, तो उस सब को चलाने के लिए कुछ पैसा तो चाहिए। एंड दैट इज व्हाई द एक्सपेंस रेशियो नेचुरल है। जितना एक्सपेंस रेशियो कम हो उतना फंड अच्छा होगा क्योंकि आपकी रिटर्न जो है यहाँ का जो पैसा है उतना ही ज्यादा डिप्लॉय। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एग्जिट लोन। एग्जिट लोन का मतलब ये होता है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड बेचते हैं तब आपको कितना परसेंटेज एज अ फी देना पड़ता है। इट वेरीज फ्रॉम म्यूचुअल फंड टू म्यूचुअल फंड। अगेन जाहिर सी बात है एग्जिट लोन जितना अच्छा है, यूज की एग्जिट लोन जो है वो 1 साल के अंदर 1% होता है, उसके बाद 0% होता है। बट दिस इज लाइक an indication, it can vary, but that is exactly। म्यूचुअल फंड खरीदने के 2 तरीके हैं। एक तरीका जो मैं बोलता हूँ मम्मी पापा का तरीका, आज की जनरेशन का तरीका। मम्मी पापा का तरीका है जो जिंदगी में से चला एंड एजेंट्स के थ्रू खरीद। बीच में ब्रोकर है या मिडल मैन है या एजेंट है जिसका भी खर्चा पानी निकाल। So suddenly the amount of money that you are putting to use is lesser. लेकिन on the other hand, आजकल की generation has an option of doing direct fund buying. What does that mean? You go online and you buy the fund direct. In that case, आपको सिर्फ expense ratio of the fund देना होगा. You don't have to pay for any middleman, any broker, because most of these apps are commission free. They do not charge anything from you to buy or sell a mutual। जब भी आप इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल जाता है डिस्कस करना, जो कि है टैक्स। और अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर अलग अलग किस्म का टैक्स होता है। तो इन सारे स्ट्रैटेजीज को डीप डाइव करेंगे और जानेंगे कि किस पर किस तरह का टैक्स लगता है। बताइए अंकुर सर, सबसे पहले जानते हैं हमारे मॉम डैड का फेवरेट फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में। इन्वेस्टिंग करते हुए अपने टैक्सेस को समझना बहुत जरूरी है। टैक्सेस रियल है, लीगल है, मैंडेटरी है। एट द एंड ऑफ योर इन्वेस्टिंग साइकिल आप जो कुछ प्रॉफिट कमाएंगे उस पर आपको टैक्स भरना ही है। बट व्हाट आर दोस कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सेस? इसमें 3 चीज।
taxes on fixed deposit investments, taxes on stocks, and taxes on real estate investments. सबसे पहले फिक्स डिपॉजिट पापा का फेवरेट। अगर आप पापा के लाड में हैं या लाडली हैं और आप बात सुनकर फिक्स इन्वेस्ट किया है, टैक्सेस को कैसे आपको देखना है वो जानने की कोशिश करते हैं। आप जो फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट इनकम बनेगा वो 100% टैक्सेबल है। इसका मतलब क्या होगा? जो भी आप साल में अपने फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट कमाते हैं वो आपकी टोटल इनकम में जुड़कर आपकी टैक्सेबल इनकम बनती है। उस पे जो भी आपका इनकम टैक्स का स्लैब होता है उतना ही आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सपोज कभी 1 लाख की ईएमआई कराई है 6% इंटरेस्ट पे, तो साल के एंड पे आपको कितना मिलेगा? 6,000 रुपये। वो 6,000 रुपये आपके इंटरेस्ट इनकम है। कितना पता आप, तो उससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। 6,000 रुपये बैंक में आपको दिए है, वो पैसा उनके पास रख रहे हैं। तो ये 6,000 रुपये आपकी बाकी इनकम जो साल की होगी उसके साथ जुड़ जाएगा। वो इनकम आपकी सैलरी हो सकती है, आपकी फ्रीलांसिंग इनकम हो सकती है, आपकी स्टाइपेंड, आपकी प्रोजेक्ट, कोई भी जो इनकम आप कमा रहे हो वो उसके साथ जुड़कर आपकी टोटल इनकम बनेगी। और उस पर जितना टैक्स एप्लीकेबल होगा, जो कि टैक्स कैलकुलेटर कैलकुलेट करके देगा या आपका सीए या कोई भी और, उस पर आपको ये टैक्स पे करना पड़ेगा। फर्स्ट करिए कि आपका इनकम टैक्स स्लैब 20% पे आता है, विच मीन्स जो ये 6,000 रुपये वो उस पर 20% मतलब 100 रुपये आपको पे करने होंगे एज टैक्स ऑन दिस इनकम एंड यू गॉट पेड। इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट होता है। ट्विस्ट ये है कि अगर आप 1 लाख की नहीं 10 लाख की एफडी कराए तो आपके साल के एंड पर 60,000 रुपये इंटरेस्ट इनकम बनेगी। तो इफ योर इंटरेस्ट इनकम इन अ ईयर इज ग्रेटर देन 40,000 रुपीज, बैंक जब ये इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो वो एक TDS या कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स काटेंगे। दैट मीन्स जो भी आपको वेंचर टैक्स भरना होगा उसमें से कुछ बैंक आपके तहत ऑलरेडी जमा कर चुके होंगे। दिस रेट इज 10% अगर आपने अपना पैन कार्ड बैंक के साथ शेयर किया है और 20% अगर आपने नहीं किया है। तो इसी एग्जाम्पल को लेते हुए 10 लाख रुपए की एफडी, 6% इंटरेस्ट रेट, 60,000 रुपये आपने इंटरेस्ट इनकम कमाया, आपका इनकम टैक्स स्लैब से लेट्स से 20% है, तो आपको 12,000 रुपये एज टैक्स ऑन द 60,000। देखिए, जब ये 60,000 रुपये बैंक आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा होगा तो वो 10% काट के करेगा, विच मीन्स 60,000 नहीं 54,000 आपके बैंक में जमा होंगे और जो 6,000 उन्होंने काटे होंगे आपके रूप में इनकम टैक्स जमा करेंगे बिकॉज दे हैव योर पैन कार्ड। सो एट द एंड ऑफ द ईयर जब आपको अपनी टैक्स फाइलिंग करनी होगी, आपको देने थे, आपकी 6,000 ऑलरेडी जमा हो चुके हैं ऑन बिहाफ ऑफ यू फ्रॉम द बैंक, तो आपको एडिशनली सिर्फ 6,000 रुपये। अल्टीमेटली टैक्स ज़्यादा बढ़ता या कम नहीं होता है, बट सरकार का एक तरीका होता है टू डिडक्ट और टेक द टैक्स अर्ली ऑन एट द सोर्स इटसेल्फ। तो ये होता है एफडी में टैक्स कैसे चलता है। चलिए, फिक्स डिपॉजिट की टैक्स और सारे रूल्स के बारे में तो हम जान गए हैं। अब जानते हैं स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स पर टैक्स किस तरह से लगता है। Now let's come to stocks, my favorite investing। चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, एक स्टॉक्स हो या कोई भी और कॉम्बिनेशन, स्टॉक्स की जो प्रिंसिपल्स होते हैं टैक्स के वो सेम ही रहते हैं। हाउ डज इट वर्क? 2 तरीके के गेन्स होते हैं या टैक्स होते हैं जो आपको स्टॉक इन्वेस्टिंग में पे करने होते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन का मतलब क्या? कैपिटल गेन का मतलब है जो भी आप मुनाफा या प्रॉफिट कमाया है एट द एंड ऑफ, एंड दिस इज नेट ऑफ ईच अदर। फर्ज करिए कि आपने 3 स्टॉक्स लिए, एक स्टॉक में, एंड इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आपने कितना डाला था, बट लेट्स से पहले स्टॉक में एट द एंड ऑफ इन्वेस्टिंग साइकिल आपका प्रॉफिट हुआ है 10,000 रुपये, दूसरे स्टॉक में आपका नुकसान हुआ 2,000 रुपये और तीसरे स्टॉक में आपका फिर से फायदा हुआ 3,000 रुपये। सो योर नेट कैपिटल गेन
is 10,000 minus 2,000 plus 3,000, which means 11,000. तो आप 11,000 पे टैक्स पे करेंगे। कितना टैक्स? अब यही सारी चीजें एक साल के अंदर अंदर हुई, which means आपने स्टॉक खरीदे और एक ही साल के अंदर आपने बेच दिए, they then account for short term capital gain tax. सरकार ये बोलती है कि अगर आपने एक साल के अंदर ही अपने स्टॉक्स, अपने म्यूचुअल फंड्स लिक्विडेट कर दिए या बेच दिए खरीदने के बाद, तो वो शॉर्ट टर्म है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है 15%, which means अगर आपने ये सारी चीजें करके 10,000 रुपए का नेट कैपिटल गेन कमाया है तो उस पे आपको 15% यानी कि 1,500 रुपए देने होंगे एज टैक्स। अगर आपने ये स्टॉक्स एक साल से ज्यादा होल्ड करके रखे तो फिर ये हो जाते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। इसका मतलब सरकार ये बोलती है कि आपने लॉन्ग टर्म एक व्यू लिया, मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, पहले ये 3 साल होता था लेकिन अब धीरे धीरे करके 1 साल हो चुका है। अगर आपने 1 साल से ज़्यादा स्टॉक्स रखे और 1 साल खरीदने के बाद इनको बेचा तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करेंगे। उसके स्लैब्स होते हैं 0 या 10%। अगर आपने गेन्स जो हैं 1 साल के बाद 1 लाख से ज़्यादा हैं तो आपको उस पर 10% टैक्स पे करना होगा, which is a great thing because now it basically encourages you to invest for a long term and pay lesser taxes. क्योंकि अगर आप 1 साल के अंदर ही वो सट्टे बाजार की जैसे ट्रेडिंग करेंगे, इतना खरीदा इतना बेचा, आज खरीदा 2 महीने में बेच दिया तो भी स्टॉक डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, तो यू विल हैव टू पे 15%। लेकिन यही चीज़ अगर आपने होल्ड करके 1 साल के बाद बेची तो आपको सिर्फ 10% टैक्स ही पे करना होगा, which is powerful. Something to remember, something to know about. यही सेम चीज़ म्यूचुअल फंड में भी होती है। म्यूचुअल फंड में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि टैक्स फ्री होते हैं बिकॉज दे आर रियली लॉन्ग टर्म। उसके अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि दे आर मोस्टली अराउंड रिटायरमेंट प्लान्स, कैपिटल गारंटी प्लान्स, विच इज़ अ कैपिटल गारंटीड सोल्यूशन। अगर आप वो 20 साल तक इन्वेस्ट करेंगे तो जो भी आपकी वो इनकम होगी it will not be taxed at all. And there are solutions for this. लेकिन by and large, stocks में short term, which is 1 year, 15%, and long term, which is greater than 1 year, 8% is the tax that you have to pay. फिक्स डिपॉजिट्स हो गया, स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड्स भी हो गया। अब जानते हैं कि रियल एस्टेट, प्रॉपर्टीज और लैंड पर टैक्स किस तरह से लगता है। रियल एस्टेट, अगर आप घर खरीद के बेचते हैं इस रियल एस्टेट के बिजनेस में है, कैसे अपने टैक्सेस को देखेंगे। इसमें ही सेम चीज आती है ऑफ कैपिटल गेन्स, विच मीन्स जब आप एक घर खरीदते हैं और उसको बेचते हैं तो जो उसका नेट अमाउंट होता है दैट इज योर कैपिटल गेन। द गुड थिंग इज कि सरकार गिव्स यू द फ्लेक्सिबिलिटी अकाउंटिंग फॉर द कॉस्ट ऑफ द हाउस एंड एडजस्टिंग इट फॉर इन्फ्लेशन। इसका क्या मतलब हुआ? सपोज करिए कि आपने 100 रुपये का घर खरीदा, 100 रुपये का घर खरीदा था और आपने वो 10 साल बाद बेचा, तो 10 साल बाद उस घर की कीमत 100 रुपये नहीं, इन्फ्लेशन से बढ़कर उससे ज़्यादा हो गई होगी, एंड दैट कंसिडर एंड द कॉस्ट ऑफ द हाउस। एंड फिर आपने फर्ज करिए वो 100 रुपये का घर 10 साल बाद 220 रुपये का बेचा एंड इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉस्ट उसका 200 रुपये हो चुका था, तो अब आपका घर 10 साल बाद टेक्निकली 150 रुपये का आपने खरीदा, 120 का बेचा, सो जो 70 का डिफरेंस है दैट इज योर कैपिटल गेन and you have to pay taxes on that, which is exactly like the same short-term capital gain tax. इसमें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग नुआंसेस है। सबसे एक सेक्शन है, आई थिंक सेक्शन 54, आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि ये बोलता है कि अगर घर बेचने के बाद जो भी आपका कैपिटल गेन हुआ है उसको यूज करके आप एक और घर खरीदते हैं तो आपको टैक्स देने की जरूरत, एंड यू कैन डू दैट अप टू 2 हाउसेस। ये जो 70 आपका कैपिटल गेन था, अगर इस 70 को आप मैक्सिमम 2 घर खरीदने में यूज करेंगे तो आपको इस 70 पे कोई टैक्स। It's only for the government to encourage people to buy property and not have to pay taxes. जरूरी चीज ये है कि ये आपकी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार हो सकता है, एंड यू डोंट हैव टू स्पेंड द एंटायर 220 जो आपने खर्च करे थे या जो आपको बेचने के बाद
but only the capital amount which can be used and should be used to save taxes. एक और सेक्शन which says कि कोई भी capital gain जो आपको मिला, कोई और asset बेच के, it could be stocks, it could be anything else, उसको अगर हर खरीदने में यूटिलाइज करते हैं, बट नॉट जस्ट फॉर द कैपिटल गेन बट द इंटायर प्रोसीड, तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत है। ये नहीं है। फिक्स्ड डिपॉजिट, स्टॉक्स एंड रियल एस्टेट आर द बेसिक इन्वेस्टिंग टैक्सेस दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। थोड़े बहुत और नुआंसेस भी है, बट उसमें मैं इतना नहीं जाऊंगा, अभी डिटेल से ज़्यादा आपको डराऊंगा नहीं। अगर आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी अभी शुरू कर रहे हैं, knowing about these three things, in fact, मैं बोलूँगा पहले तो वही फिक्स्ड डिपॉजिट और स्टॉक्स के भी हेल्प होपफुली आप थोड़ी देर बाद ही लेंगे, that will be the right approach to take. पता चला था कि 2020 के टॉप 3 गूगल सर्चेस में से सबसे ज्यादा सर्च्ड कीवर्ड है व्हाट इज बिटकॉइन। हम में से कई लोगों को क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन को लेकर कई सारे डाउट्स है, सवाल है। कुछ लोगों को कुछ भी आइडिया नहीं कि आखिर ये क्या है। तो चलिए अंकुर सर से जानते हैं करेंसी और बिटकॉइन के बारे में सब कुछ। बिटकॉइन समझने के लिए मुझे आपको थोड़ा सा पीछे लेना पड़ेगा टू द कॉन्सेप्ट। इसको समझने के लिए खास करके कि दुनिया में सिर्फ दो, एक इंसान जो गेहूं उगाता है और एक इंसान जो गाय को चराता है। उन्होंने ये डिसाइड किया है कि अगर गाय से जो दूध निकलता है उस एक गिलास और 1 किलो गेहूं कीमत से तो पात्र जाता है। जब दूसरे इंसान को दूध पीना होता है तो वो 1 किलो गेहूं दे देता है, जब इंसान को 1 किलो गेहूं चाहिए होता है तो वो 1 गिलास दूध दे देता है। एंड जिंदगी एकदम सुख शांति से चल रही है। और फिर एक दिन आता है जब एक इंसान कहता है तुम्हारे में मक्खन है क्या? मक्खन तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरे पास दूध के गिलास तो है लेकिन मुझे मक्खन चाहिए था, मुझे गेहूं नहीं। And now you can see कि ये जो पार्टर का सिस्टम है कि 1 किलो गेहूं is equal to 1 glass of milk, वो ज़्यादा देर तक काम करेगा नहीं। तो एक ज़रूरत स्टैंडर्ड, एक ऐसा स्टैंडर्ड हर एक इंसान समझता था, जानता था, एक्सेप्ट करता था। तो बहुत ही जल्दी इस पार्टर के चलते अलग अलग स्टैंडर्ड्स आ गए। And most of those standards were centered around and सोना then sort became the default. और उसके चलते हर एक चीज की कीमत है in terms of gold, but that's also public. क्यों? सोना कैरी करना फिजिकली मुश्किल है, सोने को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना और भी मुश्किल है। अब नेचुरली 1 गिलास दूध 1 तोड़ा सोना तो नहीं होगा, बहुत ही छोटा सा एलिमेंट होगा सोने का। So it became complicated. Then came the third revolution, which is पार्टर ने सोना नहीं, लेकिन सरकार के पास चाहिए और सरकार को बोली मेरे पास सरकार 1 किलो का सोना है और ये 1 किलो सोना तिजोरी पे रख लीजिए। इसके बदले आप मुझे कुछ ऐसा दीजिए जिससे लोगों को पता चले कि आपके पास मैंने 1 किलो सोना रखा हुआ है। सरकार को बोला बहुत बढ़िया, इसके बदले हम आपको देंगे एक रिसिप्ट। दुनिया में जितना सोना था रिसिप्ट्स थी। तो बहुत टाइम तक एक ऐसी दुनिया थी जहाँ हर एक सरकार के पास, हर एक देश की सरकार के पास जितना सोना था उतनी उसकी करेंसी थी, उतनी रिसीट्स। किसी पॉइंट पे सरकार को ये लगा इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, इकोनॉमी को हेल्प करने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हो तो हमें फिर ज़्यादा सोना कहीं से बनाना पड़ता है। तो हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए, एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिससे हम सोने इस स्टैंडर्ड से निकल पाए। एंड दैट्स व्हेन द वर्ल्ड वाज फ्रीड ऑफ द गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज। एंड अल्टीमेटली सरकार ने ये बोला जो मैंने आपको रिसीट दी है आप मेरे नाम पर ले लीजिए। अगर मैंने बोला कि आपके पास एक 100 रुपए का नोट है, मैं वादे से आपको बोलता हूँ कि ये 100 रुपए का नोट है। एंड दैट इज व्हाई व्हेन लुक एट करेंसी नोट, बहुत इंटरेस्टिंग है। पता नहीं आपको ये पता है कि नहीं, हर एक करेंसी नोट पे, और ये 10 रुपए का है, कोई भी आप ले सकते हैं, लिखा होता है धारक को
₹10 अदा करने का वादा देता, signed by the governor, who is basically the head of the Reserve Bank of India, जो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। नोट जो आपके पास है is simply a measurement of trust. And that is how the world functions. Imagine the beauty of this. In fact, I would argue in paisa is perhaps the biggest product in the world which is driven purely by trust. Purely by trust. इस पूरी चर्चा का conclusion क्या है? There are certain challenges that are very visible in how this thing works. सबसे पहला, it is centralized and that means आप कंट्रोल में नहीं है। आपका बैंक उस पैसे के साथ क्या करता है ये आपके कंट्रोल में नहीं है। All that you know is कि मेरे पास पैसा है, लेकिन उस पैसे को कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है आपके पास वो कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो आपके बैंक का राइट है, आपका नहीं। एंड सेकेंड, अगर किसी भी पॉइंट बैंक या सरकार चाहे तो इस वैल्यू इस पैसे को रद्द कर सकती है। डिमोनेटाइजेशन में क्या हुआ था, सरकार ने ये बोला कि जो 500 और 1000 रुपए के नोट हैं उनको रद्द करना, एंड यू डोंट हैव कंट्रोल। सरकार कभी भी इस वैल्यू को ले जा सकती है। इसकी लेजर डिटेल्स, अकाउंटिंग सिस्टम, सब कुछ बैंक मेंटेन करता है, which gives them unnecessary very high power over your money. And that's why the bank reports to recent cases हुए हैं that banks में गंदे नोट लोन उन लोगों को दिए जो लोन चुका नहीं सकते थे, and that's why public lost a lot of money, वो सारे cases, and we can't do much about it. तो इस तरह से करेंसी हमारे डेली यूज में आना शुरुआत। तो करेंसी और बिटकॉइन कैसे जुड़े हुए और बिटकॉइन आखिर होता क्या है, जानते हैं? बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी जो कि कोई और सेंट्रलाइज नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है, और वो ट्रांसपेरेंट है। You are the only one who controls your money. You are the only one who knows who you can give it to and why and how and when. And इस चीज को सेंट्रली करता है। अक्टूबर 2008 रिसर्च पेपर लिखा था एक इंसान ने जिसका नाम है सातोशी नाकामोटो। कोई जानता नहीं है कि सातोशी नाकामोटो कौन है, किसी को पता नहीं कि वो कहाँ रहता है भी एक इंसान, क्या कोई फर्जी नाम यूज करके किसी ने पेपर लिखा है, पर उन्होंने पहली बार बिटकॉइन एक्सप्लेन, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि डिसेंट्रलाइज्ड होगा, फुली ट्रांसपेरेंट होगा। एंड हाउ विल इट वर्क? इट बेसिकली सेज कि जैसे आपका पास एक यूपीआई एड्रेस होता है, वो आपका एक यूनिक एड्रेस है और उसका एक पिन है या एक पासवर्ड है, वैसे ही आपका एक बिटकॉइन एड्रेस, वो यूनिक है, आपके लिए अटैच्ड है और उसी के साथ आपका एक पासवर्ड है। और जब आपके पास बिटकॉइन होगा तो आप उस एड्रेस से और उस पासवर्ड से किसी को भी किसी भी पॉइंट पे बिटकॉइन में पे कर सकते हैं बाय ट्रांसफरिंग द बिटकॉइन टू देयर बिटकॉइन एड्रेस, जैसे यूपीआई का बिल्कुल से। फर्क ये है कि जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो दुनिया में लाखों कंप्यूटर्स में वो ट्रांजैक्शन स्टोर हो जाती है एट द सेम, which means there is no central authority जिसके पास वो रिकॉर्ड है कि ये ट्रांजैक्शन हुई। लाखों करोड़ों कंप्यूटर है इन इस दुनिया में which are recording that transaction real time। किसने इस ट्रांजैक्शन को किया है? which is you, और आपका एड्रेस कभी भी किसी को पता नहीं। किसी भी ट्रांजैक्शन को कभी भी एक्सेस कर सकता है। They can't do anything to it, they can't change it, they can edit it when they can see it। and जब वो देखते हैं still don't know किसका है और किसको क्या है। ये ट्रांजैक्शन आप forever and forever। so Bitcoin एक बहुत इंटरेस्टिंग करेंसी है, एंड इसको आप एक करेंसी के रूप में ही देखिए, जैसे कि US डॉलर, इंडियन रुपी, वैसे ही बिटकॉइन है, पर वो डिजिटल, कोई उसका फिजिकल रूप नहीं है, एंड इट इज
decentralized, and it is completely transparent. अंकुर सर ये बताइए कि बिटकॉइंस का प्राइस इतना हाई क्यों होता है? इसके दो रीजन है। सबसे पहला, बिटकॉइंस आर लिमिटेड। बिटकॉइन इज ओनली 21 के नंबर, मतलब किसी भी पॉइंट दुनिया में सिर्फ 21 बिटकॉइंस ही होंगे। गुड थिंग इज कि बिटकॉइंस के बहुत छोटे छोटे हिस्से हो सकते हैं, क्योंकि ये डिजिटल करेंसी है, तो आप किसी को 0.0000034578 बिटकॉइंस भी ट्रांसफर कर सकते हैं, विच मीन्स 21 इज द लिमिटेड नंबर, लेकिन उसके छोटे छोटे हिस्से हो सकते हैं। अगर बिटकॉइन एज अ करेंसी बिकम्स समथिंग दैट इज यूज्ड फ्रीक्वेंटली, यूज्ड एट स्केल, तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। जैसे कि रोजमर्रा की जिंदगी में आप देखते हैं कि यूएस डॉलर की वैल्यू गिरती है, बढ़ती है, गिरती है, बढ़ती है। किसी पॉइंट पे वो 50 रुपए का था, अब 75 के करीब हो चुका है। द सेम वे बिटकॉइन आल्सो कीप्स चेंजिंग, बट बिकॉज व्हाइल it is limited and it will never go beyond that. Number 2 is speculation. Speculation का मतलब यह है कि लोगों को बताता है कि इसकी वैल्यू बहुत बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन अभी बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना शुरू कर चुके हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिटकॉइन में ट्रांजैक्ट भी कर रहे हैं। इनफैक्ट दिस इज़ अ फन फैक्ट, अभी शायद मैंने 2009 की बात है, राजो नाम के इंसान थे और उन्होंने एक पोस्ट लिखा था, आप उसको स्क्रीन पे देख सकते हैं अभी। और उस पोस्ट पे उन्होंने बोला था कि पिज्ज़ा के लिए मैं 10,000 बिटकॉइन देने के लिए तैयार हूँ। बिटकॉइन की शुरुआत ही हुई थी, उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं थी, तो उस पॉइंट पे उन्होंने उस पिज्ज़ा के लिए 10,000 बिटकॉइन दिए। आज उन 10,000 बिटकॉइंस की वैल्यू $300 मिलियन, 2100 करोड़, नाश्ता पूरी 2,100। तो स्पेकुलेशन मैंने याद है बिटकॉइन करीब $9,000 का लिया था, जब एक बिटकॉइन $9,000 का था। इस वीडियो को शूट करने के टाइम वो बिटकॉइन की कीमत $31,000 हो चुकी है, which means all 3 ग्राम 3 गुना बढ़ चुका है। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी भी बिटकॉइन यूज किया किसी भी चीज को खरीदने के लिए। आई एम जस्ट होल्डिंग इट। चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानते हैं अंकुर सर से कि क्या बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना आप रेकमेंड करेंगे या नहीं? माय सजेशन इज वेरी वेरी, अगर आपने इन्वेस्टिंग अभी शुरू ही करी और यू हैव लिमिटेड फंड्स, देन बिटकॉइन इज नॉट। बहुत आसान है दोस्तों इसके ट्रैप में आना कि बिटकॉइन से जल्दी पैसे बनेंगे और बहुत छोटे ही टाइप में या बहुत कम टाइप में आप बहुत अमीर बन जाएंगे। इट इज़ एब्सोल्युटली द सेम मिस्टेक जो लोग स्टॉक मार्केट में भी मारते हैं। जब आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, यू डू इट विद द कन्विक्शन कि ये एसेट आगे बढ़ेगा। बिटकॉइन अभी भी उस कन्विक्शन के लेवल पे नहीं पहुंचा, डेफिनेटली नॉट फॉर एन अर्ली इन्वेस्टर। तो अगर आप एक अर्ली इन्वेस्टर हैं तो मेरा बहुत बहुत क्लियर सजेशन यही रहेगा कि आप म्यूचुअल फंड्स में डालिए, स्मॉल केसेस में डालिए, डायरेक्ट स्टॉक्स में डालिए, प्लीज़ एफडी मत करिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, थोड़ा सा सरप्लस अमाउंट है, तो अपने पूरे पोर्टफोलियो का नो मोर देन 10% आप बिटकॉइन में डाल सकते हैं। दैट टू मेक इट पीरियोडिक, क्योंकि बिटकॉइन एक बहुत हाईली फ्लक्चुएटिंग करेंसी है। उसको टाइम करने की कोशिश अब करिए, जब गिरेगा तब लूंगी, जब बढ़ेगा तब बेचूंगी। एंड समथिंग यू हैव टू बी कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन्ड अबाउट इट। हर महीने जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं उस पॉइंट पे वट एवर इज द प्राइस ऑफ द बिटकॉइन, आप अपना 10% एलोकेशन उसमें डालें एंड यू कैन बाय इट। वेयर डू यू बाय बिटकॉइन फ्रॉम? हिंदुस्तान में बिटकॉइंस को खरीदना अब लीगल कर दिया गया है, विच इज़ गुड न्यूज़। देयर आर नॉट सम प्लेटफॉर्म्स। बहुत सिंपल होता है, आप अपने KYC की प्रोसेस को अपडेट करते हैं, फिर अपने बैंक के थ्रू पैसे अपलोड करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अभी बिटकॉइन खरीदने के लिए पैसे तो चाहिए, एंड देन थ्रू दैट यू बाय द बिटकॉइन। जब आप वो बिटकॉइन खरीद लेते हैं, then you have the unique Bitcoin address and you are the owner of that Bitcoin. आप Bitcoin की दुनिया में आपकी आइडेंटिटी anonymous हो चुकी है। No one knows who this address belongs to. It is simply floating in the universe. Every system in the Bitcoin network is aware of it. Everyone has a copy of it, and that's the beauty of it. That's the power of this decentralized currency.
उम्मीद करती हूँ कि इस ऑडियो बुक से आपको फिक्स्ड डिपॉजिट्स के अलावा भी किस किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं ये पता चला हो। अगर और कोई टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि अंकुर सर से हमारी बात हो तो हमें कमेंट्स में बताइए। ऐसी इन्फॉर्मेशन और पाने के लिए हमें डिटेल्स में जाकर रेटिंग जरूर दीजिए 5 स्टार, ताकि ऐसे ऑडियोज हम आपके लिए और बना पाए।